केरल में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है और देश में कोविड की तीसरी लहर का खतरा भी बढ़ गया है। केरल सहित देश भर में लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। देखिए, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 34,763 लोगों ने कोरोना वायरस को मात भी दी है। इस दरमियान 380 लोगों की मौत हुई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना के 3,76,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। कहां कितना आंकड़ा है ये हम आपको बता रहे हैं। केरल में स्थिति बिगड़ती हुई दिख रही है हमें। कोरोना मीटर पर एक बार नजर दौड़ाइए। पिछले 24 घंटे में देखिए 42,909 नए मामले सामने आ चुके हैं। 34,763 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। यह हम आपको लेटेस्ट आंकड़ा बता रहे हैं। 380 लोगों की मौत दर्ज हुई है संक्रमण के चलते। देश में 3,76,324 कुल सक्रिय मामले हैं। कुल वैक्सीनेशन 63 करोड़ के आसपास हो गया है। ये जो कोरोना मीटर है, कितना वैक्सीनेशन हुआ, कितने अभी भी मामले आ रहे हैं, कितनी मौतें हुई हैं संक्रमण के चलते, ये हम आपको बता रहे हैं। हर रोज 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 29 अगस्त का आंकड़ा आपके सामने रखें तो 45,083 नए मामले सामने आए थे संक्रमण के। तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। पहले ही तमाम रिपोर्ट सामने आई थी। जानकार यही कह रहे थे कि आप लोग सावधानी बरतिए, तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है। 28 अगस्त का आंकड़ा 46,758 के आसपास, 27 अगस्त का आंकड़ा 44,658 मामले सामने आए थे। 26 अगस्त की बात करें तो नए केसेस की संख्या 46,164 थी। 46,164 मामले 26 अगस्त को सामने आए थे। ये फिर आंकड़ा बढ़ा है 27 को, 44,658 मामले आए। लेकिन केरल में जिस तरह कोरोना बेकाबू है, वहां के आंकड़े इस बात की दस्तक दे रहे हैं। 24 घंटे में केरल में 31,000 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। पिछले 5 दिन में 1.5 लाख नए मामले सिर्फ केरल से सामने आए हैं। बेतहाशा बढ़ोतरी केरल राज्य में हो रही है और विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष कह रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री लापता हैं राज्य से? अब केरल मॉडल की बात क्यों नहीं करते? केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था, निशाना साधा था राज्य सरकार पर। उसके बाद नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया राज्य सरकार की तरफ से। आज रात से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा केरल में। लेकिन ये जो बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, ये कई गंभीर सवाल, कई बड़े सवाल खड़े करती है राज्य सरकार की रणनीति को लेकर भी, क्योंकि सवाल यही उठ रहे हैं कि सरकार काबू क्यों नहीं पा पाई। बकरीद पर इतनी खुली छूट क्यों सरकार की तरफ से दे दी गई? मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर रवि मलिक है मेरे साथ, पूर्व सचिव हैं IMA के, और साथ ही डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रवि मलिक, केरल में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और देश भर से फिर से मामले आने शुरू हो गए हैं। तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है क्या? डेफिनेटली जिस तरह से केरल में मामले बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 24 घंटे में भी 30,000 से ज्यादा मामले आए हैं और पिछले 5 दिनों में, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बताया, कि 1.5 लाख के करीब मामले हो गए हैं। ये डेफिनेटली एक चिंताजनक विषय है। ना केवल चिंताजनक ये केरल के लिए, पूरे देश के लिए चिंताजनक है, क्योंकि केरल से लोग जो हैं ट्रेवल कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। दिल्ली भी आ रहे हैं, तमिलनाडु भी जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश भी जा रहे हैं और कई जगह पर जा रहे हैं। तो ये एक नाइडस बन सकता है केरल, जिससे कि फिर दोबारा से देशव्यापी जो है कोरोना फैल सकता है। तो हमारे को इसको बहुत केयरफुली लेना चाहिए। जिस तरह से डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट के भी मामले सामने आ रहे हैं, तो ये दोनों चीजें चिंताजनक है। चिंताजनक 3-4 वजह से है। पहली चीज चिंताजनक इसलिए है, हमारे बच्चे अभी तक प्रोटेक्टेड नहीं है। लगभग 1/3 पॉपुलेशन, जिनमें से एक भी बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी है। दूसरी चीज हमारी हर्ड इम्यूनिटी, जबकि हमने काफी वैक्सीन दे दी हैं, लेकिन फिर भी वो हर्ड इम्यूनिटी इतनी ज्यादा नहीं है। वी आर स्टिल वल्नरेबल। तीसरी चीज है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है। इन सब चीजों को लेते हुए, और वायरस भी अपना रूप प्रतिरूप बदल रहा है, इन सब चीजों को लेते हुए हमें बहुत केयरफुल होकर चलने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि ये एक वाकई ही
स्प्रेडर टाइप का एक डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, जो कि अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में भी परेशानी कर सकती है और देश में भी परेशानी कर सकती है। विजिलेंट एक्टिविटी की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर रवि मलिक, आप रहिए हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। चेंबूर इलाके में स्थित मानखुर्द चिल्ड्रन होम के 18 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी बच्चों की उम्र 9 से 17 साल तक है। चिल्ड्रन होम के कोरोना पॉजिटिव बच्चों को वाशी नाका स्थित आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। डॉक्टर लगातार बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। चिल्ड्रन होम प्रबंधन के मुताबिक रत्नागिरी से लाए गए एक बच्चे से सभी बच्चों में संक्रमण फैलता चला गया। इस चिल्ड्रन होम में पिछले साल भी करीब 30 बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चेंबूर के आइसोलेशन वार्ड में इन बच्चों को रखा गया था। मानखुर्द चिल्ड्रन होम के 18 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और ये संक्रमण एक बच्चे से बड़ा है। डॉक्टर स्वाति, हालात हम सही होते नहीं, बेहतर होते नहीं, हम बिगड़ते देख रहे हैं और कई बिंदु तो हमें डॉक्टर रवि ने गिनवा दिए। मैं वापस आ रही हूं स्वाति, एक रिपोर्ट मुझे जरा और दर्शकों को दिखानी होगी। जरा मैं दिल्ली की बात भी कर लूं। मुंबई के बाद देश की राजधानी दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने इसके लिए गाइडलाइंस भी तय कर दी है। दिल्ली में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खुलेंगे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे। क्लासरूम की सिटिंग क्षमता जो है उसमें अधिकतम 50% तक बच्चे ही एक बार में क्लास अटेंड कर पाएंगे। हर क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अलग अलग समय का फॉर्मूला होगा। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के स्कूलों में दोनों शिफ्टों के बीच कम से कम 1 घंटे का गैप जरूरी है। ये जो गाइडलाइंस DDMA की तरफ से जो SOP जारी किया गया है वो हम आपको बिंदुवार बता रहे हैं। बच्चों को अपना खाना, किताबें, अन्य स्टेशनरी सामान जो है एक दूसरे से साझा नहीं करने की सलाह देने को कहा गया है। लंच ब्रेक को किसी ओपन एरिया में इस अलग अलग समय पर रखने की सलाह दी गई है ताकि एक समय में ज्यादा भीड़ ना जुटे। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट किया जाए कि एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था हो। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी की गई है। कोई अभिभावक यदि अपने बच्चे को स्कूल भेजना नहीं चाहता तो इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले टीचर, स्टाफ या फिर छात्र को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। स्कूल परिसर में एक क्वारंटीन रूम बनाना अनिवार्य है जहां जरूरत पड़ने पर किसी भी बच्चे या स्टाफ को रखा जा सकता है। यह भी सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा कि स्कूल के कॉमन एरिया की साफ सफाई नियमित तौर पर हो रही है या नहीं। टॉयलेट्स में साबुन और पानी का इंतजाम है या नहीं। इसके साथ ही स्कूल परिसर में थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर और मास्क अवेलेबल है या नहीं। एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनर अनिवार्य होगा। बच्चों के साथ साथ स्टाफ के लिए भी मास्क बेहद जरूरी होगा। इससे अलग एंट्री गेट पर भी बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे। स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्कूल में आने वाले सभी टीचर और स्टाफ वैक्सीनेटेड हों। जिन स्कूलों में वैक्सीनेशन और राशन बांटने का काम चल रहा है वहां उस हिस्से को स्कूल में एकेडमिक एक्टिविटी वाली जगह से अलग रखा जाए। ये तमाम बिंदु मैंने डॉक्टर स्वाति गिनवा दिए। अगर इसका पालन सही तरीके से हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है स्कूल खोलने में। सावधानी तो मैम बहुत बरतनी होगी। देखिए, आपने खुद ही इस शब्द का इस्तेमाल किया है अगर, और यही एक बहुत बड़ी समस्या भी है अगर देखा जाए, क्योंकि जब इतने ज्यादा गाइडलाइन होते हैं और हमें इतनी ज्यादा तैयारी की जरूरत है, तब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भी आ जाता है कि क्या स्कूल जो है वो इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और बदस्तूर एवरी डे हमको ये फॉलो करना होगा। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए ये रिचुअल्स बनाए जा रहे हैं तो उन्हें लगातार करना होगा। ये ठीक है कि दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट हम देखें तो 0.04% हो गया है, जिससे कि काफी ज्यादा लोगों के मन में ये भाव आने लगा, अभिभावकों के भी, टीचर्स के भी और प्रशासन के भी, कि शायद अब हम स्कूल खोल सकते हैं। ये देखा जा सकता है, लेकिन मैं जरूर ये मानती हूँ कि और 1 महीने हमें अभी देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से केरला में संक्रमण बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में संक्रमण बढ़ रहा है, जैसे सर ने अभी कहा कि वहाँ के लोग सब जगह आने जाने के लिए फ्री है। वो मूवमेंट दिल्ली भी हो सकता है, उनका मूवमेंट उत्तराखंड भी हो सकता है, और अभी आप देख रहे हैं कि सभी जगह डेल्टा वेरिएंट का सर्च दिखाई दे रहा है। चाहे आप उत्तराखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जहाँ से भी सैम्पलिंग की जा रही है सब जगह डेल्टा वेरिएंट सर्च हो रहा है। और इस बात में ये बात हर किसी को पता है कि बच्चे अभी हमारे वैक्सीनेटेड नहीं है, और विश्व भर में ये वाजिब सी बात देखी जा रही है। चाहे आप अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सभी जगह ये देखा गया कि बच्चे ज्यादा तादाद में संक्रमित हुए। ये ठीक है कि वायरस बच्चों को ज्यादा संक्रमण नहीं कर रहा, उसमें ऐसा कोई म्यूटेशन नहीं है कि वो स्पेशली जाके बच्चों को अटैक करे, लेकिन
ये भी बहुत स्वाभाविक बात है कि अब बच्चों की पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन है जिसको वैक्सीन नहीं मिली है। तो ये लोग एक अच्छे खासे रिस्क पर हैं और इसलिए अभी भी मुझे लगता है कि सरकारों को और कुछ दिन के लिए जरूर एक बार सोच समझ के ये सोचना डिसीजन चाहिए, लेना ठीक है। चाहिए। मेंटली जरूर बच्चे परेशान हैं और उनके एजुकेशन पर असर पड़ रहा है, ये साफ ठीक है। तौर से दिख रहा है और ठीक हम है। सब लोग इस चीज से चिंतित हैं। लेकिन वहीं जब बच्चे संक्रमित होने लगते हैं, जैसे अभी आपने महाराष्ट्र की खबर दिखाई और इससे पहले भी महाराष्ट्र में बच्चे पॉजिटिव आए, तो ये संभावनाएं लगातार हैं और जब बच्चे संक्रमित होते हैं तो उसके साइड इफेक्ट बच्चों के ऊपर भी पड़ रहे हैं, बीमारी के ऊपर। और MIS-C हम जानते हैं कि एक ऐसी परेशानी है जो बच्चों को ज्यादा तीव्र बीमारी बाद में हो सकती है। ठीक संभावनाएं है। कम है लेकिन हमेशा है। ठीक है। इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा और सोच समझ के डिसीजन ये ठीक है। तो ज्यादा बेहतर हो। ठीक है।